ठीक हो गया। अब ये डेटा हमें दिया हुआ है और उससे अपॉर्चुनमेंट के हमें तरीके बताए हुए हैं। ठीक है। वो बोलता है डिस्कस वेदर और नॉट अपॉर्चनिंग द फैक्ट्री रेंट ऑन अ पर यूनिट बेसिस इज द मोस्ट सुटेबल वे टू अपॉर्शन कॉस्ट। ठीक है, अब जरा सवाल को देख लें एक दफा। ठीक, सवाल ये रहा। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एबीसी कॉस्टिंग यूज करती है एक्स वाई जेड, एनुअल प्रोडक्शन इज 1000 और वन पर्टिकुलर यूनिट, और दूसरी की ये। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, पहली चीज फॉलोइंग बेसिस दिया हुआ, क्वालिटी इंस्पेक्शन पर ईयर ये हो गया, मशीन सेटअप ये रहा, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ, फैक्ट्री रेंट पर यूनिट दिया हुआ, सही। ये रहा। तो वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री रेंट को बेसिकली किसके ऊपर होना चाहिए, फैक्ट्री का एरिया के ऊपर होना चाहिए, राइट। अब वो कहता है वेदर और नॉट इट इज द मोस्ट सुटेबल वे। तो पहले तो बोलेंगे कि भाई इट इज इजी टू अप्लाई बट नॉट द मोस्ट सुटेबल। सही। फिर ये लिखे अपोर्शनिंग फैक्ट्री रेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया माइट बी मोस्ट। ठीक है, जितना एरिया उसके हिसाब से। whether or not setting selling prices by a fixed markup is the most suitable way to set them। ठीक है, तो एक बात के क्यों है और क्यों नहीं है, सही है, यानी क्या फायदा है लेकिन क्या होना चाहिए ये बताएंगे, सही। पहली चीज क्या है, इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, सही। however if cost of production decreases then profit will also decrease। हालांकि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होगी, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर जैसे पहले 100 का बन रहा था, 100 पे आपने 10% लगाया हुआ था, तो आपका कितना हो रहा था, 10 रुपए का, राइट। अब आपका ये 50 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 5 रुपए आप कमा रहे हो, हालांकि जो कि नुकसानदेह बात है। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए, आप एफिशिएंट भी हो रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, लेकिन उल्टा नुकसान हो रहा है। The company is considering starting the production of a third product that this would affect cost and revenue as follows। एक्स और वाई के नंबर जो है वो अनचेंज रहेंगे, प्रोडक्शन जेड के 2000 यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक। डायरेक्ट कॉस्ट भी अनचेंज रहेगी, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ जेड वुड बी 34। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, जेड की 34, सही है। अच्छा, प्रोडक्ट एक्स जेड वाई वुड हैव द सेम नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड मशीन सेटअप, प्रोडक्ट जेड वुड हैव 500 इंस्पेक्शंस और 50 सेटअप, मशीन सेटअप, सही, 50 दफा हो। Because of the increase in quality inspection, an additional inspector would have to be employed. This would double the cost of quality inspection per year। Right. Double quality inspection cost। The increase in the number of machine setup will increase the total cost, which would become 13,000।
टोटल कॉस्ट किसकी है? मशीन सेटअप 13,020। इंक्रीज इन प्रोडक्शन वुड नेसेसिटेट द रेंटल एडिशनल फ्लोर स्पेस। This would increase the total cost of factory rent, which would become 30,000. Total factory rent 30,000। और ये कह रहा है अब भी ये यूनिट बेसिस पे ही होगा, सही। अच्छा जी, अब सवाल क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस ऑफ प्रोडक्शन जेड इफ प्रोडक्शन जेड टेक्स, सही। अच्छा जी, टोटल ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस ये रहा। अगर जेड भी बनता है तो टोटल कॉस्ट कितनी आपके पास बनेगी? ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या बोला? ये क्या कह रहे, डबल हो जाएगी? Because of the increase, an additional inspector would have to be employed. This would double the total cost of quality inspection per year। सही है, डबल कर देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे निकाली। पहले इसकी कितने यूनिट बन रहे हैं? हाउस। इसके 1,000, 3,000, सही। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है ना ये किसकी है? यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है। जी। पर यूनिट के हिसाब से कितनी दी हुई है? ये दी हुई है। तो 2.34 इंटू 1000, सही, प्लस 3000 इंटू 1.30। और ये क्या हो जाएगी? जब जेड भी बनेगा तो ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। जी। कितनी आ गई? 2480। सही, 1248। इस सवाल में बहुत मसले हुए क्योंकि ये थोड़ा अलग किस्म से पूछा है ना, तो वो मसला हुआ। कैलकुलेट द इंक्रीज पर ईयर इन द फॉलोइंग कॉस्ट विच वुड अकर इफ प्रोडक्ट दैट टेक्स प्लेस। पूछ क्या रहा है ये? देखे, उससे हाईलाइट भी किया हुआ है, ये भी हाईलाइट किया हुआ है। ये टोटल पूछा था, ये सिर्फ इंक्रीज पूछो। इसकी मशीन सेटअप कॉस्ट। अच्छा जी, मशीन सेटअप का क्या बोला है? क्योंकि उसमें वर्डिंग में घुमा रहा है, जैसे बजट में घुमाता था ना, इसमें घुमा रहा है। द इंक्रीज इन द टोटल वुड सेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो जाएगी? 13,020, है ना, मशीन सेटअप। अब ये तीनों का है, तीनों का है ना मशीन सेटअप। तो दो का अगर हम मशीन सेटअप निकाल दें तो टोटल में से इफ आई सब्ट्रैक्ट मशीन सेटअप ऑफ एक्स, मशीन सेटअप ऑफ वाई, तो क्या बच जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा ना, मशीन सेटअप ऑफ जेड आ जाएगा, जो कि इंक्रीज ही बताएगा, राइट। टोटल 13,020। मशीन सेटअप ऑफ एक्स कितना है? 3.6 इंटू 1,000, 3600। जी। और ये कितना आ रहा है? 1.95 इंटू 3000, कितना बनता है? 5850। 58, 50। कितना बचा? 3570। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्लाह तेरा
अब आ जाए, दूसरा बोल रहा है कि इंक्रीज इन फैक्ट्री रेंट। रेंट पे क्या वर्डिंग बोल रहा है? द इंक्रीज इन प्रोडक्शन वुड necessitate the rental of additional floor cost. This would increase the total cost which would become 30,000। टोटल हो गई 30,000 रुपये। कितने यूनिट बना रहे हैं जेड के? 2,000, राइट। और ये अपोर्शन किस पे करना है? Units. पर यूनिट बेस। ठीक है। अब यहाँ पे यानी हमें पता है एक्स के 1,000 है, वाई के 3,000 है, जेड के 2,000। टोटल कॉस्ट है 30,000 हो गई है जेड मिला के। ठीक है। तो इंक्रीज कितना आया? तो इंक्रीज से जेड का ही आया ना। अगर मैं इसका रेशो बना लूं, 2,000 जेड का है, ये कितना है? 4 4 + 2 कितना होता है? 6,000। या माइनस करके कर लें। यूनिट बेसिस के ऊपर है। आ जाए इधर। फैक्ट्री रेंट कितना है? 6 और 6, सही। तो भाई 6 और 6 टोटल कितने यूनिट है? 4। तो टोटल कॉस्ट से अगर मैं 4,000 का फैक्ट्री यूनिट निकाल दूं तो मेरे पास एडिशनल आ जाएगा या इंक्रीज? कितना आ गया? Share. 6,000। ठीक हो। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट जेड की प्रोडक्शन भी अगर होती है। और कितने नंबर का ये सवाल है? 8 नंबर। अब देखें, वो कह रहा है कि 500 इसके लग रहे इंस्पेक्शन और 50 सेटअप। अब मैं पहले पे आता हूँ तो मैं यहीं पर जेड लिख देता हूँ। 550। अच्छा जी। अब टोटल हमारे पास कॉस्ट हमने निकाली कि इतनी आ रही है 12,480। तो 12,480 तो अगर मैं तोड़ू तो पहले तो इसके कितने लग रहे हैं? 300। 300 डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितने आ गए सर? 300 + 500 + 500 1,300, राइट। 1,300 तो ये हो गए पर इंस्पेक्शन आ गया। ये जो चीज आई है ये आ गई पर इंस्पेक्शन। अब इसको हमें करना है पर यूनिट भी, सही। तो ये जो पर इंस्पेक्शन आई है ये निकालने ये कितनी आ गई? 2.8. 1.2.8। 2.8. एक 288 आ रहा है ना? 0.88. 288 ये आ रहा है ना? जी जी जी. ठीक है। अब ये पर यूनिट भी करना है। तो एक्स के यूनिट कितने हैं? 1,000। 1,000 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2.88 आ गया। ठीक है, ये एक्स की आ गई। जब आप वाई को करेंगे अपोर्शन तो वाई का फैक्टर 500 ऊपर, नीचे 1,300 क्योंकि वाई के 500 लग रहे हैं। और डिवाइड कर देंगी, कितनी आ गई है? 4800. 40। 800. और जो वाई के यूनिट है कितने हैं? 3,000। 3000. कितना आ गया? 1.6. इसी तरह जेड को करें।
रेड का ये तो सेम होगा लेकिन उसके यूनिट 2000 है ना। ये 4800 डिवाइड बाय 2000 कितना आ गया 2.4। सही। तो ये क्या आ गया आपके पास वर्किंग वन आ गई। ठीक है अब मशीन सेटअप की भी इसी तरह कैलकुलेट कर लें। मशीन 50 लग रहे हैं। टोटल कितने हो गए 40 50 110 175। यही हो गया ना। 155। कैसे वन। हाँ 150। ठीक हो गया। अब इसका कितना होगा। टोटल कितनी आ रही थी मशीन 30,000 क्या थी। 13020। हाँ हाँ 13020। तो वर्किंग टू करके 13020 इंटू इंटू 40 अपॉन 155 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट से डिवाइड कर दें। ये एक्स की आ जाएगी राइट। फिर वाई की 3000 से कर दें। 65 है। जेड की कितने आ गए 50। 3.36. 0.82. 2.1. हाँ। ये कितनी आ गई 3.36. 1.82 और 2.1। ठीक हो गया ये मशीन वाला भी हो गया। तीसरा है फैक्ट्री रेंट। टोटल कितना है 30,000 और हो भी पर यूनिट रहा है सही। तो डिवाइड कर देंगे आप पर फैक्टर के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से ना। इसको तो करना ही पर यूनिट है इसकी बेसिस तो इसमें मसला नहीं है डायरेक्ट ही यूनिट के हिसाब से कर देंगे 1000 3000 प्लस 2000 राइट। तो 30,000 डिवाइड बाय कितना हो गया 6000 5 रुपए पर यूनिट। क्योंकि ये है ही पर यूनिट तो अब हमें इसको किसी और फैक्टर से डिवाइड करके कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगी। ठीक हो गया। क्लियर है ना। तो वर्किंग थ्री आ गया। अब कहाँ गया वो कहाँ लिखना था मैं यहाँ लिखना एक्स वाई और Z। पहले टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आ रही डायरेक्ट कॉस्ट आ रही 36. 41 और 34. 30। फिर आ गई क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट वर्किंग वन ये कितनी आ गई 2.88. सही। 1.6 और 2.4. फिर आ गई मशीन सेटअप।
3.36, 1.82, 2.1. Five. टोटल 47.24, 9.42, 43.4. 43.5। ठीक है, टोटल कितना आ गया ये? Selling price जी जी। 70.86, ठीक है, 74.13, 65.25. 71, 74 74, और 65.25. अच्छा जी, ये भी होगा नंबर। अब क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर थिंक दैट द सेकंड ईयर ऑफ दैट प्रोडक्शन should reduce the number of quality inspection it makes for the new products. Advise the directors whether or not they should reduce the number of quality inspections for products. Z, justify your answer. भाई पहली चीज क्या है कि भाई पहले साल अगर हो गया सही, पहला साल निकल गया ना, तो once the production is stable, it should be clear to the management that quality is up to the mark. ठीक है, फर्दर उसने एक नया स्टाफ एम्प्लॉय किया था ना। जी। कौन सा था? ये रहा, an additional inspector would have to be employed, सही। सही है, फर्दर when additional staff is employed, it may be possible to reduce cost by decreasing the number of hours worked by him सही। जी। This would decrease total
quality inspection cost which in turn would reduce total cost and this in turn would reduce selling price and markup. However, reducing number of inspections might decrease number of quality inspections might decrease customer satisfaction. So, in my opinion, the quality inspections shouldn't be decreased if the fixed salary is given to new inspector. अगर तो फिक्स सैलरी दे रहे हैं इंस्पेक्टर को, सही है, तो फिर तो रिड्यूस नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है, आपकी कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर तो आप वही ना, फिर ये बाकी अगर तो आप फिक्स नहीं दे रहे तो फिर तो आप इसकी कम कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन अव्वलीन है तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा फैक्टर ये है कि अगर फिक्स सैलरी है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दो ऐसी बातें, तो फिर हमें नहीं करना। ठीक है। क्या? अच्छा जी, ये हो गया। अब आ जाए 5वां, बजट के ऊपर। सोर्स भी, अगर मैं इधर प्लेस करूं तो सोर्स भी है। हाँ, आपको शो हो रहा है ना ये? जी। और अच्छा जी, कंपनी prepared the following budgets for the periods ending March 2026. सेल सारी क्रेडिट पे है, ट्रेड रिसीवेबल बजट दिया हो। स्टेट हाउ बजट में बी या मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंस फॉर स्टाफ। जाहिर है अगर जो बजट को एक्सीड करेगा, भाई, तो मोटिवेटिंग कैसे है कि भाई मेरा एस्टिमेट कंसिडर किया जा रहा है ना। तो इफ स्टाफ इज इन्वॉल्व इन बजट मेकिंग प्रोसेस,
तो फिर तो मोटिवेटिंग है। सही। क्योंकि नीचे वालों को कंसिडर नहीं किया जाता ना, बजट तो ऊपर ऊपर मैनेजमेंट बना के भेज देती है अपने हिसाब से अंदाजे लेके। डीमोटिवेटिंग क्या है कि जब उनकी बात कंसिडर नहीं की जाती। सही है। वही है ना। टॉप डाउन ऊपर से बजट बना दिया मैनेजमेंट ने, नीचे थोप दिया उनके ऊपर। सही। तो क्या कैसे लिखेंगे, इफ द बजट आर इम्पोज ऑन द स्पॉट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्रेडिट कस्टमर who pay the month following the sale। ये रहा। टोटल सेल्स कितनी है? ये ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स who pay in the month following the sale। सही, ये है ना। जी तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स बजट है, ऊपर सेल्स बजट दिया हुआ ऊपर टोटल ना। चल, अब ये देखें 102 और 290 6 अब वो बोल रहे हैं कि वो पे इन द फॉलोइंग मंथ। सही। अब इसको जरा ऐड करते हैं अगर हम 102 कल के टोटल सेल्स कितनी आ रही है, 17,600 प्लस 20,400 प्लस 20,000 डिवाइड बाय टोटल कितनी है, 102 192 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है ये? 19.7। हाँ, अप्रोक्सीमेट यानी 20% है। जी सही। The directors believe that too much cash is tied in trade and wish to see the credit customers pay soon. They would like to see the effect of offering customers a 10% discount on sales made after 1st Jan. If the payment is received in the month after the sale, यानी इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देने को तैयार। ठीक है। They think 80% of the customers will then pay in the month after that, after sale, and receive the discount with the remainder paying the month after। यानी 80% यहाँ पे दे देंगे, और जो 10% तो डिस्काउंट दे दिया, जो बाकी रिमेनिंग है वो इधर दे देंगे, यानी अप्रोक्सीमेट 10 जो भी वैल्यू निकलेगी वो। अब वो कह रहे हैं प्रिपेयर अ रिवाइज ट्रेड रिसीवेबल बजट फॉर फरवरी मार्च बेस्ड ऑन डायरेक्टर्स अजम्पशंस अबाउट इट। देखिए वो क्या बोल रहा है, रिवाइज ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट कंसिडरिंग दीज टू फैक्टर के 10% का ऊपर डिस्काउंट दे दिया उसने और ये कर दिया। सही। अब आपने कहा सर यही का यही ट्रेड रिसीवेबल जैसा बनाया हुआ उसने, ऐसे फैब मार्च डॉलर। सही। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी है ब्रॉड फॉरवर्ड, ये तो सेम रहेगा। जी
सही, ये बैलेंस पहले इसका तो सेम रहेगा, सही। अच्छा, सेल्स 1 लाख की यहाँ पे, ये दोनों की सेम रहेंगी। अच्छा, अब आप देखें, वो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट दिया पिछले महीने की सेल्स को, ताकि अगले महीने 80% पेमेंट हो। पिछले महीने की सेल्स है जैन की 1,10,000, इसका 10% डिस्काउंट निकाल लें तो कितना आ गया, 10,200। 1,02,000 जो भी है ये, इसमें से 10,200 निकाल दिया तो कितना बचा आपके पास, 91,800, राइट। इसका 80% जो है वो 1 मंथ आफ्टर यानी फेब में पे हो जाएगा। ये कितना आ गया? 73,420। ठीक। तो ये आ गई 1 मंथ सेल्स के बाद क्या है, ये टोटल क्या है, ये कितना हो गया, 27। अब ये रिसिप्ट 1 मंथ आफ्टर, W1 करके कर लें, कितना आ रहा है, 73। 440। ठीक। अच्छा, फिर है रिसिप्ट 2 मंथ। अब जो बची वो उसमें दे दी, यानी 91,800 में से 2 मंथ्स आफ्टर सेल। ठीक है, अब इधर है, ये नहीं, यहाँ पे 2 मंथ्स तो ये वाला होगा ना, 88,000 वाला। अब 88,000 की कैलकुलेशन करें, 88,000 को पहले क्या किया होगा उसने, 10% डिस्काउंट दिया होगा, 8800। इसको इससे माइनस कर दें। 79,200। 79,200, सही है। इसका 80% निकाल के माइनस कर दें, 80% कितना आ गया इसका, 63,360। 633,360। 6,3। 3,360। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें 73,000 का हमने निकाला, जो 10%, इसमें थोड़ा डिस्काउंट देखें। डिस्काउंट कितने का आएगा, 10%। अच्छा, 2 मंथ आफ्टर सेल वाली जो फिगर है, ये तो एज इट इज रहेगी। तो आपके पास कितना आ गया, 7,400। ये हमारे पास आ गई 73,000 रिस्पेक्टिव, ये सेम क्यों रहेगी हमारी? क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है एंड रिसीव द डिस्काउंट विद द रिमाइंडर पेइंग इन द मंथ आफ्टर डेट। सही है, वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको हम कंसिडर करेंगे, इस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है इसको, ठीक है, 1,02,000 का 10%, जो कैश डिस्काउंट है उसका 80%, 8,160। तो टोटल कितना बन गया हमारे पास, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड।
कितना आ गया? 120,400। ठीक है, 120,400। यहाँ पे आ जाएगा 120,400। 120,400। सेल्स हो गई 92 की, कितना हो गई? 212,400। 21। 2,400। अच्छा, रिसिप्ट 1 मंथ आफ्टर कितनी बन गई? वही क्या आपने लाख की है ना? लाख को ऊपर 10% लगाया तो 90,000 बचा। 90 का आपने कितना ले लिया? 80%। 72,000 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, रिसिप्ट 2 मंथ्स आफ्टर। देखे जो यहाँ पे आ रही थी, रिमेनिंग वाली बात है ना, जो यहाँ पे 1 मंथ आफ्टर आ रही थी, वो इधर 2 मंथ हो जाएगी अब। और डिस्काउंट अगर आपने किया है तो 1 लाख का करेंगे यहाँ पे, तो 8,000 आ जाएगा। 1 लाख इंटू 10% इंटू 80%। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? प्रिपेयर अ रिवाइज बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड ऑन द डायरेक्टर्स अजम्पशन अबाउट द डिस्काउंट। 4 नंबर, दोबारा से बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, यानी ये जो बनी हुई है चेंज करके यहाँ बना, तो जरा मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। ये रहा, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है बजटेड चेंज। तो नॉन करेंट एसेट सेम रहेंगे। करंट एसेट इन्वेंट्री वही 91,000। ट्रेड रिसीवेबल चेंज हो जाएगा। फाइनल जो हमने निकाला है कितना आ रहा था? 112। अच्छा, अब ये देखें, डिस्काउंट हमने दिया है 2, 8,160 है मैं कल से, और एक 8,000।
16,160 का डिस्काउंट दिए। तो अगर हम इक्विटी वाला पार्ट देखें, शेयर कैपिटल सेम रहेगा, लेकिन रिटेन अर्निंग से आप क्या करेंगे, 77320 माइनस 6160, तो कितना हो गया? 16160 जी 61160 61160, ये रिटेन अर्निंग हो गई आपके पास। अच्छा जी, वो ये कह रहा है, यहाँ पे जो कह रहा था, क्या कह रहा है, दे थिंक 80% would then pay in the month after sale and receive a discount while the remainder will pay a month afterwards. ठीक है ना, 80% तो वो कह रहा है कि पे कर देंगे, 10% आप डिस्काउंट दे दो। अब आप देखें, इसके अंदर जो चीज आ रही है वो ये है कि हमारे पास टोटल कितना था, 170। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें से मैं कैश में कुछ पैसा निकालना चाहता हूँ कि ट्रेड रिसीवेबल मेरा कम हो जाए, राइट। कम हो गया, 112 हो गया, कितने कितने हो गए, 58 हो गया, 58। पक्की बात है, 60 160 आ रहा है ना। अच्छा, इसमें से डिस्काउंट मैंने कितने का दे दिया, 16,160 का, कितने बचे, 48 43। 840 ये पैसा मेरे पास बैंक में आ गया, यानी ये रिसीवेबल से निकल के बैंक में आ गया, और मेरा मकसद जो था कि टू मच कैश इज टाइड इन ट्रेड रिसीवेबल, वो पूरा हुआ, राइट। अब बैंक मेरे पास क्या दिया हुआ है, ओडी दिया हुआ है, तो ये कितना है, -22 प्लस कितना कर दिया, तो कितना बन गया बैंक, 660 कितना आ गया, 21660 और यहाँ लिख दे 21660। ठीक है, अब बताएं कितने हो गए टोटल एसेट, 650660 टोटल एसेट हो गया हमारे पास 65। 0660 ठीक है, अब ये इक्विटी, ये हो गया करंट लायबिलिटी के अंदर, पेएबल ही रहेगा खाली, सही। कितने हो गए, 89,500 बैलेंस हो रहा है, तो क्या बनेगा, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितना हो गया, 650,660।
ठीक है। बैलेंस हो गई। जी। चलो नेक्स्ट। Three reasons why a company might find it useful to prepare its budget using spreadsheet rather than manual. सही है। पहला तो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन वुड इंक्रीज। ठीक है। एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो अरिथमेटिकल एरर्स वुड बी अवॉइडेड, एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन वुड इंक्रीज। फिर क्या है? सिक्योरिटी कैन बी enhanced with पासवर्ड्स। और बेटर प्रेजेंटेशन हो सकती है, मैनुअल की प्रेजेंटेशन खराब होगी। और मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं सरगोदा में हूँ, मैं अपना डेटा डाल रहा हूँ, एक सियाल कोड से डाल रहा है। ठीक। अच्छा जी। दे आर रिव्यूड विद द एड ऑफ वेरियंस एनालिसिस। टू एडवांटेज ऑफ वेरियंस एनालिसिस। पहला क्या करते हैं, बेसिकली दे आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डेविएशन, कि भाई सेल्स के अंदर है, कॉस्ट में है, किसके अंदर है, ये कॉजेज ऑफ डेविएशन बताते हैं। तो लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर प्लान्स। जो एडवर्स दे रहा है उसको देख लो। और क्या है एडवांटेज? मेजर्स द डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम बजटेड। When the most recent actual results were available, they were analyzed. The analysis showed a total fixed overhead variance of 4,000 and a fixed volume variance of 14,000 adverse. Directors are concerned that these are adverse and decide to reduce its fixed overheads of the business. These include salaries of two supervisors who oversee the activities of machine. Directors are considering making one of the supervisors redundant. सही है। Advice the directors whether or should not make it redundant, justify. सही है। अगर हम ये देखें तो दोनों को मिला के फिक्स ओवरहेड वेरिएंस टोटल कितनी हो जाएगी? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितनी बनती है? भाई देखें, अगर तो रिडंडेंट करते हो सही, तो रिडंडेंसी कॉस्ट है। जी। लेबर एफिशिएंसी
would be adversely affected. जिससे क्या होगा? लीड टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन, कस्टमर्स नॉट सेटिस्फाइड. सही है. दिस वुड मेक द रिमेनिंग, जो बचा है दोनों में से, ऑफ द टू सुपरवाइजर्स demotivated, so not to make return. ठीक है.